देखो अभी हम लोग सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एडजस्टमेंट्स। देखो एडजस्टमेंट्स में कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है, तो मैं एडजस्टमेंट के बारे में बताऊं उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो भी क्वेश्चन होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है एडजस्टमेंट्स। और ध्यान से सुनना इस बात को, आपको याद क्या रखना है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जितने भी चीजें मेंशन, मतलब जितने भी पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं, ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं सबकी कितनी एंट्री होती है? एक एंट्री होती है। क्या याद रखना है आपको कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें मेंशन होती हैं, जैसे आपका नॉर्मली जो भी हमने डिस्कस किया था सब मेंशन होता है, हमें याद रखना है कि उस सब की कितनी एंट्री होती है? एक एंट्री। एक्सेप्ट अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आ जाए हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है, अगर क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट आ गया तो बात अलग है, तो उसको हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं उनकी कितनी एंट्री होती है? एक। क्लियर हुआ इतना? दूसरी बात, एडजस्टमेंट के लिए याद क्या रखना है? एडजस्टमेंट के लिए ये याद रखना है कि उसमें जितने भी पॉइंट्स मेंशन होते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव एटलीस्ट टू इफेक्ट, मतलब दो एंट्रीज होंगी। अब हमें वही सीखना है कि वो जो दो एंट्रीज होती है वो कैसे होती है। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों तरीके से कि आप मेमोराइज भी कर सकते हो और उसको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझ भी पाओगे। देखो आपको ये बात पता है कि जो दो एंट्रीज होती है, एक होता है डेबिट तो दूसरा क्या होगा? एक क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा? इसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबका इफेक्ट ऐसा ही होता है, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना। सो एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। सबसे जो पहला पार्ट है वो ऐसा है कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट हो जो किससे रिलेटेड हो? फर्म से रिलेटेड। फिर ऐसा कोई एडजस्टमेंट जो किससे रिलेटेड हो? पार्टनर से। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो किससे रिलेटेड है? फर्म से, तो आपको याद होगा मैंने समझाया था कि जब फर्म से रिलेटेड है तो हमारे पास ऑप्शन के नाम पे तीन ऑप्शंस है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, पहला क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है? बैलेंस शीट। उसके बाद बात करते हैं पार्टनर्स के लिए, तो पार्टनर्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल और सम टाइम मेंशन हो जाएगा आपका करंट अकाउंट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तो सेम ही है। बता इतने में कोई तकलीफ? क्लियर है? अब ये बताने से, ये समझने से फायदा क्या होता है वो सुनो। कम से कम ये तो पता रहेगा ना हमें जाना कहाँ है। अब मैंने आपको बता दिया अगर फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो आपको पता है कि आपके पास तीन ही घर है। पहला घर कौन सा है? ट्रेडिंग। दूसरा घर कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा कौन सा है? बैलेंस शीट। आपको ये भी पता चल गया कि पहला जो होगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट होगा तो दूसरा कौन सा होगा? बैलेंस शीट। क्लियर हुआ इतना? और एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये ऐसा मान के चलो कि मोर देन 95% ट्रांजेक्शन्स के लिए सेम होता है। यानी कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से मान के चलो 9 क्वेश्चंस के लिए आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हो। फिर बचा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए हमें सीखना पड़ता है। वो हम कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो 1% हम लोग सीखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो सीखेंगे, लेकिन बाकी का यहाँ पे रूल्स आप अप्लाई करोगे तो आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब मैंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो डेबिट क्रेडिट वाला होता है, एक मेमोराइज करने वाला, मतलब समझने वाला भी प्लस मेमोराइज दोनों का। तो मैं आपको दोनों साथ में समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन आता है, कोई भी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन है, आपको आइडिया तो लग गया ना कि यही ऑप्शन है। जैसे अगर मान लेते हैं फर्म रिलेटेड है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? एक एंट्री या तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा? तो जैसा एंट्री हो, जैसा आपको आता हो। अगर मान लेते हैं कि पहला यहाँ पे आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखो तो दूसरी यहाँ पे लिखो। क्लियर है इतना? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस शीट वाला मेरे लिए आसान है तो पहला यहाँ लिखो और दूसरा फिर यहाँ पे लिखो। क्लियर हुआ इतना? ये टोटली डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि डायरेक्टली 1-2 करते हैं, कुछ स्टूडेंट इधर से 1-2 करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन तो टारगेट क्या है आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स के लिए फिक्स याद रखना है, क्या याद रखना है कि पहला एंट्री इधर होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा। याद है? इसका मैंने समझाया था कि इधर अगर डेबिट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, और इधर अगर क्रेडिट होगा तो इधर क्या हो जाएगा?
मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा आसान है, यानी ये पंचायत नहीं है, पंचायत इसमें है। अब इसका थोड़ा पंचायत समझते हैं कि क्या है और कैसे। देखो, अगर कोई एंट्री ऐसा है कि जो आपके ट्रेडिंग में आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ट्रेडिंग में आ रहा था मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, तो जाएगा कहाँ पे, दूसरा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आपको पता है दो साइड होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल लायबिलिटी और दूसरा क्या होता है, एसेट्स होता है। अब ध्यान से सुनना, जो कैपिटल लायबिलिटी होते हैं ये सारे ट्रांजेक्शन जितने भी इसके अंदर मेंशन होते हैं वो सब के सब कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, क्रेडिट बैलेंस। ये सारे के सारे कौन सा बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इन सेम वे एसेट्स में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारे के सारे कौन सा बैलेंस दिखाते हैं, डेबिट बैलेंस। क्लियर हुआ इतना। अब अगर मान लेते एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाता है कि अनरिकॉर्डेड परचेस, क्या बोला मैंने, हाँ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं तो आपको याद रहेगा, अनरिकॉर्डेड परचेस। तो आपको बेसिक समझना है। अब बेसिक इसका क्या कैसे है वो समझो। परचेस का रिलेशन किसके साथ होता है, मतलब जब हम परचेस करते हैं तो सामने एक पर्सन तो होगा ही हो ना, तो परचेस का रिलेशन किसके साथ है, किसके साथ है, क्रेडिटर्स के साथ है। क्लियर है ना। और सेल्स का रिलेशन होता है डेटर्स के साथ। तो बस आपको बेसिक याद रखना है। अब आपको समझ में आएगा परचेस का रिलेशन किसके साथ है। अब मुझे बता क्रेडिटर्स किधर लिखते हैं, लायबिलिटी में या एसेट में। तो मैंने बोला ना जो आपको आसान लगे, लायबिलिटी पता चल गया, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है हमेशा, तो इधर अगर क्रेडिट है तो उधर क्या होगा। और आपको ये बात पता है मैंने फॉर्मेट में लिखवाया भी था, क्या लिखवाया था कि जो परचेस होता है वो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आया कि नहीं। यानी इसी तरीके से हमें समझना था। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा अलग वे में, जैसे कि अगर मान लो ऐसा आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या आ गया, हाँ। तो अब क्वेश्चन है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारे लिए, मतलब एक बात तो कंफर्म है हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। मैं ये बात एज्यूम करके चलता हूँ कि अब तो हम लोग 12th में हैं जैसे, तो थोड़ा बहुत बेसिक तो हमें आइडिया होगा ही होगा, क्योंकि 1.5 साल से हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब 11वीं का 1 साल और अभी मान लो 6 महीने हो ही गए लगभग, मान लेते हैं ना ऐसे कि 6 महीने लगभग हो गए हैं। तो होता कैसा है, कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। जैसे हमें पता है आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारे लिए, तो एक एंट्री तो कंफर्म हो गई, किधर जाएगा, अच्छा लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, तो पक्का इधर डेबिट में जाएगा कि नहीं। दूसरी बात ये क्या है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, समझ में आया कि नहीं, ज़्यादा पंचायत नहीं करना। क्लियर हुआ इतना, कोई तकलीफ। तो इसी तरीके से हमें फॉर्मेट में समझना है कि ऐसा कहीं रूल नहीं लिखा है कि पहले ट्रेडिंग में लिखो फिर बैलेंस शीट में लिखो। आप पहले बैलेंस शीट में लिखो फिर ट्रेडिंग में लिखो, किसको पता चलने वाला है। हमें तो क्या है कि सामने प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है ना, तो जब प्रेजेंटेशन हमें अच्छे से करना है तो हमें बस यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि क्या और कैसे होता है। तो बात समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि 2 एंट्रीज होती हैं, एक एंट्री जाएगा तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हमें डिसाइड करना होगा कि ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको समझाया है कि ट्रेडिंग में जितने भी गुड्स रिलेटेड, परचेस रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड, बाकी के सारे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सारा काम ये ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, इसमें किसी कोई तकलीफ। और ये पार्टनर्स वाला तो आपको क्लियर ही है, ये तो हमने फॉर्मेट 2 बार देख लिया इसका कि भाई एप्रोप्रिएशन होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। और मैंने कहा था हमेशा याद किसको पहले रखना है, कैपिटल को, कि कैपिटल वाला याद करना इजी है। कैपिटल क्रेडिट तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, ड्रॉइंग इधर डेबिट होता है, इधर डेबिट, इंटरेस्ट भी डेबिट तो इधर क्रेडिट, तो वो ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये वाला तो पार्ट इजी है, जो है मेहनत वो हमें इसी वाले में करनी है। और इसी वाले में मेहनत करने थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, थोड़ा चीज़ों को समझना होता है। क्लियर हुआ इतना, कोई तकलीफ। और ये बात याद रखना है कि जितने भी ट्रायल बैलेंस में की कितनी एंट्रीज होती है, एक एंट्री होती है, और वो एक एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, कम से कम उसके तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए। क्लियर हुआ इतना। फिर मैंने क्या बताया, कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स को जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा वैसा हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो जब क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस करेंगे उसके बेस पर पता चलेगा। क्लियर है इतना। अब इसको पूरा लिख लो, फिर बाकी काम आगे क्लास में करते हैं। क्लियर हुआ इतना, किसी को डाउट नहीं है पक्का, हाँ तो लिख लो फिर।